नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कार मार्केट के अच्छे दिन अब लौटने लगे हैं। आज ही मारुति की नई बलिनो लॉन्च हुई है। दूसरी कंपनियां भी नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। चिप संकट भी अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। ऑटो कंपनियां कारों के ईवी मॉडल्स भी अब लॉन्च कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिन्हें कार खरीदनी है वो क्या खरीदें, पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार या इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोगों के पास हर सेगमेंट में कई ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहां कहां हैं, ये भी आपको बताएंगे। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। कोरोना के बाद ऑटो सेक्टर में तेजी से उछाल आया है। इंडियन कार मार्केट में नई नई कारें लॉन्च हो रही हैं। खासकर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स ने कार बाजार को और हॉट बना दिया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कारों से इतर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री ने भी तेजी से जोर पकड़ा है। लोगों के पास ऑप्शन बढ़ गए हैं, लेकिन मन में थोड़ी हिचक है कि पेट्रोल डीजल कार लें या इलेक्ट्रिक कार खरीदें। दरअसल ईवी के किफायती होने के बावजूद हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं होना इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के प्रति लोगों का रुझान बरकरार है। लगातार नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। न्यू जनरेशन बलेनो प्रीमियम हैचबैक लॉन्च हो चुकी है। नई बलेनो टाटा अल्ट्रॉज, Hyundai i20, होंडा जैज जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी। बलेनो की प्राइस रेंज 6.5 लाख से 10 लाख के बीच है। इसके पहले 15 फरवरी को किया की कैरेंस लॉन्च हुई थी, जिसका प्राइस रेंज 9 लाख से 16 लाख के बीच है। आने वाले दिनों में मिड रेंज कारों की लॉन्चिंग की बात करें तो 1 मार्च को Volkswagen विट्स लॉन्च हो रही है, जिसकी शुरुआती कीमत 10 लाख है। वहीं 15 मार्च को Citroen C3 और Hyundai Casper लॉन्च हो रही है, जिसका बेस प्राइस 5.5 लाख से 6 लाख के बीच है। एक तो ये कारें सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहतर हैं, वहीं इनकी माइलेज और इंटीरियर डेकोरेशन भी अट्रैक्टिव है। वहीं जल्द ही बाजार में नई ईवी लॉन्च होने की तैयारी में है, जिनमें 1 मार्च को टाटा टियागो ईवी और महिंद्रा EKUV 100 मुख्य है, जिसकी संभावित बेस कीमत 6 लाख से 8.25 लाख के बीच है। वहीं टाटा एल्ट्रोज ईवी भी 13 मार्च को लॉन्च हो सकती है, जिसका बेस प्राइस 14 लाख के करीब है। इलेक्ट्रिक कारें अपने फीचर्स के चलते सड़कों पर तेजी से जगह बनाती जा रही है। इनके फायदे की बात करें तो ये बहुत कम प्रदूषण करती हैं और पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं। इनका मेंटेनेंस भी कम पड़ता है और ये साउंड पॉल्यूशन नहीं करती। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी कमी इनके चार्जिंग स्टेशन और इन गाड़ियों की ज्यादा कीमत है। दूसरी चुनौती यह है कि ये वाहन इतने पावरफुल नहीं होते जितने पेट्रोल और डीजल के होते हैं। इसके अलावा ईवी में आपके पास अपनी पसंद नापसंद को लेकर ज्यादा विकल्प नहीं होते। वहीं पेट्रोल डीजल कारें लंबी दूरी के साथ दूर दराज के इलाकों में ले जाई जा सकती हैं, क्योंकि देश भर में पेट्रोल पंप के जाल बिछे हुए हैं। फ्यूल भराने की दिक्कत का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल आपके पास ऑप्शंस खूब हैं जरूरत के मुताबिक कार खरीदने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब। टूटू सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं बनवारी लाल शर्मा जी, जो कि CEO हैं कार वाले के। शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अभिजीत सिन्हा, प्रोजेक्ट हेड हैं NH for EV के। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टूटू सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। चिप संकट कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालांकि नई कार्स के लिए बुकिंग में अभी भी वेटिंग्स हैं। कई कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। शिफ्ट्स बढ़ा दी गई हैं कि कैसे डिमांड को पूरा किया जाए। क्या वाकई में सर अब जो चिप संकट का एक जो साया था कार मार्केट पर, ऑटो सेक्टर पर, वो अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे? हाँ, देखिए, फर्क तो बहुत पड़ रहा है। बाकी इकोनॉमी को रिवाइव करने को थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। अभी 2 साल आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 3 लाख रजिस्टर्ड जो फर्म्स हैं हिंदुस्तान के अंदर वो बंद हो चुकी थी फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड्स, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कंजम्पशन, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब धीरे धीरे रिवाइव हो रही हैं। बाकी टाइम के साथ आई थिंक जब तक हमारा ये कोविड का पेंडेमिक वो भी थोड़ा कम हो जाए और साथ साथ हमारी रिकवरी इकोनॉमी में हो जाएगी, तो हो सकता है कि इस साल के एंड तक वी शुड बी एबल टू सी गुड डेज इन अहेड। ऑल राइट सर। शर्मा सर,
बलिनो तो नई लॉन्च हुई है, अब साथ साथ कौन कौन से ऑप्शंस फिलहाल मार्केट में नजर आ रहे हैं? जो लोग बहुत दिनों से, जिन लोगों ने सोचा हुआ था कि नई कार लेंगे लेकिन मुफीद मौका आएगा तभी लेंगे, क्या उनके लिए अब मौका आ गया है? और अगर हाँ तो फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, मौका हमेशा से रहा है। इंडिया की जो कार मार्केट है वो एक नई गाड़ी की तरफ झुकाव रहा है पिछले 5-7 साल से। मैं आपको बोल सकता हूँ नई गाड़ी व्हेन आई से, मतलब उसका मतलब है कि नए मॉडल का जो लॉन्च होता है। इंडिया में दो तरह की गाड़ियां बहुत बिकती हैं। एक वो गाड़ी जो पॉपुलर हो जाती है, बहुत अच्छा करती है। बलिनो उनमें से एक गाड़ी है, मतलब मारुति से, कि जहाँ पे काफी पॉपुलर कार है और लोग बिना जजमेंट किए जाके खरीद लेते हैं उस गाड़ी को। और ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। फिर आपकी ऐसी गाड़ियां हैं जो एक बैरियर को तोड़ के एक नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, जो मतलब या तो किसी बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आया होता है, जैसे एमजी ने गाड़ियां लॉन्च करी थी, या उस प्रोडक्ट की मतलब क्या बोलते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, या उस प्रोडक्ट का लुक बहुत अच्छा है, या वो एक सर्टेन सेगमेंट में फर्स्ट है, कोई इंडस्ट्री फर्स्ट है। तो ये पिछले 5-7 साल से अगर आप देखेंगे, यही दो तरह के मॉडल्स हैं जो लार्जली बिकते हैं। मतलब या तो आप पॉपुलर हैं और या आप नए हैं। मतलब जब आप थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो कोई दूसरा के आपको रिप्लेस कर देता है। और ये मतलब हो रहा है और ये होते रहेगा। मतलब जैसा मैं देखता हूँ इसके आगे जाते हुए हर मतलब इनफैक्ट थोड़ा सा पिछले 2 साल कोविड में, अभी धवन साहब बोल रहे थे, कोविड में थोड़ा सा दुनिया को बेहाल कर दिया। मतलब चिप शॉर्टेज, पहले कोविड आया फिर चिप शॉर्टेज उसकी वजह से आई। वो कहीं जाने वाली नहीं है फिलहाल। मतलब 3-6 महीना दिख रहा है अभी और पेन है। मतलब गाड़ियां लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं और शायद नहीं कर पाएंगे इन द कैपेसिटी। मतलब टिपिकली जो ओईएम्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, उनके लिए एक सिनेरियो होता है जहाँ पे डिमांड कभी कम होती है, सप्लाई कभी इशू नहीं था इंडिया के लिए। बट पिछले 2 साल में हमने देखा है कैसे सप्लाई इशू बन गया। तो नई गाड़ियां इसलिए भी लॉन्च नहीं हो रही थी क्योंकि डिमांड मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा सा स्क्यूड था। दूसरा जो जो कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, बहुत महंगे हो गए थे। फ्लीट है जो, मतलब जो लॉजिस्टिक्स हैं, मतलब गाड़ी को या कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। ये थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा लाइन पे आ गया है, मतलब रिस्क खत्म नहीं हुआ है। चाइना में कोविड फैल रहा है, हांगकांग में कोविड फैल रहा है, मतलब ताइवान, अभी यूक्रेन वर्सेस रशिया जो चल रहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी डायनेमिक हैं और इस सिनेरियोस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के इस पर हम इस पर स्पेसिफिकली, बिल्कुल, हमें इस पर स्पेसिफिकली आपसे मैं चर्चा भी करूंगा कि क्या वाकई में ये माना जाए कि चिप संकट खत्म हो गया है और जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, डिमांड सप्लाई का जो क्रंच है, या जो इकोनॉमिक रिवाइवल्स हो रहे हैं अलग अलग हलकों में दुनिया के, क्या अभी वो चिप संकट को बरकरार बनाए हुए हैं? इस पर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक आम आदमी की कार का सपने की हम बात कर रहे हैं। अभिजीत, बलिनो ने एक नई होप दी है लोगों को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रही है। हमारी तरफ एक तरफ कन्वेंशनल कारें हैं और दूसरी तरफ ईवी का एक बज़ बना है। तो क्या ईवी की तरफ जो रुझान है लोगों का, वो जो बज़ बना था उसकी वजह से बन चुका है, या लोग अभी भी ऑप्शंस में कन्वेंशनल कारों को रख रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि अगर आप गाड़ी खरीदने की जद्दोजहद में हैं और आप ये फैसला लेने वाले हैं कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या क्या, इसमें शोरूम में जाना, गाड़ियों को देखना, इसके साथ दर्शकों के लिए ये खास चीज है कि उनको कम से कम एक बार किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर से जरूर मिलना चाहिए। मैं ये खास बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर से मिलते हैं जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उन गाड़ियों का, वो इन सारी लिमिटेशंस को, जिसको आप टू एन सर्टेन एक्सटेंट एक्सक्यूज भी कह सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस प्रॉपर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, या आने वाले समय में होंगे या नहीं होंगे, वो सारे सवालों पे जवाब एक ओनर बड़ी आसानी से दे पाता है। और आपने जो रिपोर्ट दिखाई वो बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई। गाड़ी की कीमत एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर शायद खरीदने वाला कई बार दुविधा में पड़ जाता है। और गाड़ी शहरों के बाहर जाएगी कि नहीं, जो ताकत की बात आपने रिपोर्ट में करी कि ये जा सकेगी, आप इनको दूर दराज के इलाकों में ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। तो ये 4 बहुत बड़े सवाल थे यूजर्स के सामने जिनको गाड़ी खरीदनी है। पहला कि आप शहर के बाहर ईवी लेके जाएंगे तो क्या होगा हाईवेज पे, दूसरा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी हैं, और तीसरा जिन इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना होता है, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होता है, वो यूटिलाइजेशन को लेकर
या पास्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए गए हैं उसको लेकर थोड़ी दुविधा में होते थे। यूटिलाइजेशन बहुत कम है, हमारा नेशनल एवरेज 3 से 5% है एक चार्जर को यूटिलाइज करने का, गाड़ियों की कमी की वजह से। और चौथा, जो बड़े निवेशक हैं जैसे बैंक हैं या फंडिंग एजेंसीज हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने से भागते थे क्योंकि उनको ब्रेक इवन और आरओआई नहीं दिखती थी। इन सारे सवालों का जवाब इस समय, इस साल के बजट में और इस मौजूदा स्थिति में इंडस्ट्री बड़े आराम से दे रही। आप अगर सिर्फ इस प्रक्रिया पे ध्यान दें कि किसी हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे, ई हाईवे, जो कि सरकार में बहुत सारे हमारे जो लीडरशिप में लोग हैं उनका सपना है, ई हाईवे कब कहा जाएगा? ये तभी कहा जाएगा जब आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर शहर के बाहर किसी ई हाईवे पे कहीं किसी तकनीकी कारण से शटडाउन हो जाती गाड़ी और आपको 30 मिनट के अंदर बैकअप मिलता है नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन से, तभी उसे इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाएगा। आप कभी किसी गाड़ी को खरीदने जा रहे हैं, फ्लीट ऑपरेटर हैं या व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, तो आप सिर्फ गाड़ी खरीद सकते हैं, बैटरी आपको सब्सक्रिप्शन से मिल सकती है। इसका फायदा ये होता है कि 30% दाम कम हो जाते हैं गाड़ियों के। तीसरा, जो चार्जेस हमने पिछले 10 सालों में लगाए हैं ईवी की इस जर्नी में, उनकी यूटिलाइजेशन भले ही 3 से 5% थी, लेकिन नेशनल हाईवे के ऊपर जो चार्जेस बन रहे हैं या जो उनकी यूटिलाइजेशन का आंकलन किया गया है वो 30 से 40% है। और जब 30 से 40% चार्जर का यूटिलाइजेशन होता है तो उसकी ब्रेक इवन और उसकी आरओआई अपने आप 36 से 40 महीने में इन्वेस्टर के पास वापस आ जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैंने क्यों कहा, अगर आज आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और आपने ये कंसल्टेशन नहीं की, 2 साल के बाद जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और डीजल पेट्रोल गाड़ियों की कीमत बराबर हो जाएगी, ये सारे चार्जिंग स्टेशन हाईवे पे बन जाएंगे, तो आप सोचेंगे मैंने क्या खरीद लिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ईवी के बारे में जितनी रिसर्च आपको करनी चाहिए, मुझे लगता है सिन्हा साहब ने बहुत तफसील से उसे बताया कि किस तरह की रिसर्च, किस तरह के बातों को मद्देनजर आपको रखना है बिफोर गोइंग फॉर एन ईवी। बट टूटू धवन साहब, एक आम आदमी के लिहाज से आप बताइए, कुछ डेटा सिन्हा साहब ने भी दिए और मैं पढ़ रहा था, टाटा की रिसर्च कहती है कि ईवी की जो लागत है लेने की वो 10 गुना कम है कन्वेंशनल व्हीकल से, लेकिन ये महंगी हैं। अब मैं अगर 5 साल की लाइफ लेके चलूं कि मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूं जिसको मैं अपने साथ 5 साल तक रखूंगा, तो मैं अभी कन्वेंशनल कार की तरफ ही जाऊं या फिर ईवी को मैं ऑप्ट करूं? एक आम आदमी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी जो गाड़ी की यूजेज है वो इन सिटी यूजेज है कि उन्होंने कभी हाईवेज पे भी जाना है या कहीं दूर भी गाड़ी चलानी है, और साथ साथ में ये भी देखना है कि कितनी गाड़ी चलती है महीने के अंदर। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं फॉर योर ओन सिक्योरिटी के। जी, हमारे पास एक कन्वेंस हमने हमारे घर के बाहर खड़ी हुई है, हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू पुट इन टू दैट, कि आपने घर में बाहर खड़ी करने के लिए कितने पैसे लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक आप बैठ के आराम से फैमिली के साथ डिस्कस करें या उनकी रिक्वायरमेंट देखें, उसके बाद ही ये डिसाइड कर सकेंगे वेदर यू आर गोइंग फॉर अ पेट्रोल, डीजल और ईवी। अब ईवी की बात करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 90% जो लोग हैं उनके पास कोई भी साधन नहीं है कि ईवी का जो स्विच गियर है वो अपने घर के अंदर लगा सकें और साथ में गाड़ी खड़ी। 90% हमारी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों के ऊपर खड़ी होती हैं, एंड ऑब्वियसली हम ये नहीं कर सकते अपने घर से तार लेके दूसरी तरफ सड़क के जाके अपनी गाड़ी में चार्जर लगा रखा हो। तो ये सब समस्याएं हैं जो सोच के प्रैक्टिकली देखनी पड़ेंगी कि हमारे को क्या चीज़ सूट करती है। और आप जो 1.5 गुना इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा के और गाड़ी को सिर्फ 200 से 500 किलोमीटर ही चलाएंगे एक महीने के अंदर, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपको सोचना पड़ेगा। वुड यू लाइक टू स्प्लर्ज मनी, एक्स्ट्रा मनी जो आपने लगाने हैं, वुड यू लाइक टू डू दैट? क्योंकि वैसे देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए तो फ़ायदेमंद ज़रूर है, ये देयर इज़ नो डाउट। बाकी इन लॉन्ग टर्म अभी तक नहीं प्रूव हुआ कि ये बैटरीज जो हैं ये कितनी चलेंगी, कितनी इनकी गारंटी है,
और उसके बाद जो बैटरी की रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा, कौन करेगा, एंड जो जिस वक्त आपकी गाड़ी के टाइम आ गया कि आपने वो बैटरी बदली करनी है, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार इज द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। अब 5 साल के बाद आप समझिए कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 15 लाख से सिर्फ 5 लाख रुपए रह गई है, तो वुड यू बी इन अ पोजीशन कि आप 8 लाख रुपए की उसके ऊपर बैटरी लगाइए? तो ये सारी समस्याएं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो एक बारी आप इसके अंदर घुसेंगे तभी आपको पता लगेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या इसके नुकसान हैं। बिल्कुल, नए जमाने की कार जरूर कहा जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। सरकार और अब तमाम दुनिया का फोकस इस पे, लेकिन एक आम आदमी के लिए इसके कई पहलू हैं और जब तक उन पहलुओं पर वो विस्तार से विचार नहीं करता उसके बाद ही उसे ईवी के बारे में सोचना होगा या फिर कन्वेंशनल के ऑप्शन के बारे में सोचना होगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से इस वक्त हिंदुस्तान के जो कस्टमर्स हैं वो गुजर रहे हैं और ईवी को फ्यूचर कहा जा रहा है, तो हाथों हाथ किस तरह से लेंगे देखना जरूर लाजमी होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि अब तक लोगों के रुझान नई कार को लेकर किस तरह से, क्या एसयूवी में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, सेडान में है, हैचबैक में है या ऑल टुगेदर एक अलग ईवी का नया सेगमेंट बन रहा है। अपने तमाम एक्सपर्ट से लेंगे इस पर राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही साथ कुछ ऑप्शंस भी आपको बताएंगे अगर आप कर रहे हैं कार की प्लानिंग। मेरे बालों की मजबूती है केश कांति मिल्क प्रोटीन। मेरे बाल लंबे और मजबूत हो गए हैं केश कांति से। मेरे बालों की जान है केश कांति एलोवेरा और मेरे बालों का भी सीक्रेट है केश कांति नेचुरल। और मेरे भी। केश कांति से मिला है करोड़ों देशवासियों को अपनी हेयर प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक समाधान। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दुनिया देखेगी इसे एक नई नजर से। नया ओरिएंट एरोस्लिम, सच में अलग। Very silent, very powerful. Aero Series fans by Orient. गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। ये हमें कवर करता है, पर इनको कौन कवर करता है? टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मास्क्स, ग्लव्स एंड पीपी किट इंक्लूडेड। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कार बाजार में आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे हैं और जैसे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे चिप संकट उभर रहा है, लोगों का रुझान भी अब कारों की तरफ, अगर जो पिछला पेंडिंग पड़ रहा था उनका सपना कार लेने का, तो वो शायद अब वक्त आ गया है।
लेकिन कितना सही वक्त है और ऑप्शंस क्या क्या, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। बनवारी सर, जरा फटाफट से हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए एग्जैक्टली इस वक्त कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हम देख रहे हैं कि इस साल बहुत सारी एसयूवीज जो एकदम फेवरेट सेगमेंट बन चुका है हमारे सोसाइटी का, आजकल के कस्टमर्स का, उनके लिए बहुत सारी एसयूवीज भी आ रही हैं, लेकिन बलिनो के साथ साथ और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो मुफीद है एक आम आदमी के लिए, आप बता पाएं बनवारी सर। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब इनफैक्ट बलिनो एक ऐसी कार है जो हैचबैक सेगमेंट में है। इंडिया का और वर्ल्ड का जो फ्लेवर है वो एसयूवीज है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, स्मॉल एसयूवीज, बिग एसयूवीज, सबको एसयूवीज पसंद है। आपको अगर मान लीजिए 10 लाख के नीचे गाड़ी खरीदनी है, आपके पास मल्टीपल लेट से कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जिसमें आपको रेनो की काइगर आ जाएगी, निसान की मैग्नाइट आ जाएगी, मारुति में ब्रेजा है, and there are so many other cars, let's say every manufacturer, whether it is Kia or Hyundai or everybody has something or the other to offer. अगर आपको हैचबैक्स चाहिए तो आपके पास रिलायबल लेट्स से स्विफ्ट है, आपके पास बलिनो है, क्विड है रेनो की तरफ से, आपके पास अगेन मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शंस, अच्छा, आपका प्लेटफॉर्म है, लोगों के रुझान को तुरंत पकड़ने में आप लोगों को आसानी होती होगी जिस तरह का रुझान आपके प्लेटफॉर्म पर आता है। क्या लगता है सर, सेगमेंट कौन सा लोग पसंद कर रहे हैं? एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, सेडान की तरफ जा रहे हैं, हैचबैक की तरफ जा रहे हैं, किस तरह की गाड़ी की तरफ लोगों का रुझान है? बनवारी सर। पूरी दुनिया एसयूवीज की तरफ जा चुकी है और आप देख भी रहे होंगे कैसे हर साल जो ऑप्शंस हैं, इवन मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो ऑप्शंस हैं वो अब एसयूवीज में ही आते हैं। जो गाड़ियां ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं उनको, जैसे फेसलिफ्ट आया है अभी बलिनो का, बिकॉज ये काफी स्टैब्लिश्ड कार है, बट इन जनरल आप देखोगे हर दूसरी गाड़ी जो लॉन्च होती है वो एक यूवी है, मतलब वो एसयूवी है, एमयूवी है, थोड़ा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कन्वीनियंट ड्राइविंग होती है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है, इंडिया के रोड्स को सूट करता है, थोड़ा सा ईगो को भी सूट करता है, मतलब कि मतलब ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ, अच्छी बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ, तो ये आपने अच्छा कहा, ईगो को सूट करता है, ये वाकई में है। हमारे यहाँ तो कहानियां हैं और फिल्मों में, पॉलिटिक्स में, सब जगह ये जो ईगो को सेटिस्फाई करने वाली गाड़ियां हैं ना, आई एम श्योर दर्शक समझ रहे होंगे ऊंची गाड़ी का मतलब क्या है हिंदुस्तानी के लिए। बहरहाल फटाफट से चलते हैं अभिजीत सिन्हा सर के पास। सर, ईवी को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। अभी टाटा नेक्सॉन खूब बिकी, लेकिन ईवी को लेकर ना एक प्रॉब्लम है, अगर लोअर एंड या सस्ती ईवी की तरफ जाते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि भाई बैटरी वीक है, एवरेज खराब है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं शायद होगी, और अगर हाई एंड की तरफ जाते हैं तो वो ज्यादा महंगी हो जाती हैं। तो फिर क्या ऐसे में ईवी को लेकर किस तरह के आप सजेशंस देंगे? दीपक, मैं गाड़ियों की मॉडल पर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को आईसी इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो एक बात जरूर गौर करने लायक है कि आप जिस ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हो कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर ट्रांजिशन फेज में है, ये ट्रांजिशन बहुत डेलिबरेटली काफी पुल बैक और काफी लेग क्लाइंबिंग इसमें हुई है, तभी हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बार आपको जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय सरकार जिस निडरता से फैसले ले रही वो शायद बहुत लंबी दूरी तक इसको लेके जाएगी, और इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक इंजन को और आईसी इंजन को समझना बहुत जरूरी है। एक आईसी इंजन में 2000 से ज्यादा पार्ट्स होते हैं जो कभी भी किसी भी कारण से खराब हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिक इंजन में 600-700 से भी कम पार्ट्स होते हैं, 100 से कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी वाइज हम देखें तो एक इलेक्ट्रिक इंजन के खराब होने के चांसेस आईसी इंजन के खराब होने के चांसेस से बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी इस सेक्टर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत महंगा, बहुत सारी सुविधाओं और बहुत सारी असुविधाओं से जुड़ा हुआ बताया जाता है, क्योंकि इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में पेट्रोल पंप्स की तरह क्यों नहीं है। जब हम COP 26 की बात करते हैं तो सर ईवी अगर फ्यूचर हम कह रहे हैं सिन्हा सर, तो एक आम आदमी की ट्रांसपोर्ट ट्रैवल की लाइफलाइन ईवी कैसे बन पाएगी, संक्षेप में अगर आप बताएं। अगर आप इसकी ट्रांजिशन का पाथ देखें तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सबसे पहले आने वाली चीजों में से एक, और 2 व्हीलर 3 व्हीलर स्वैपिंग के बाद जब आते हैं तो आईसी इंजन से भी ज्यादा सक्षम है वो, उनकी कॉस्ट कम है, लागत कम है, और बिना डाउन टाइम के आप बैटरी बदलकर आगे बढ़ सकते। ओके, ऑलराइट। टूटू सर, क्लोजिंग रिमार्क,
EVR लोअर एंड सस्ती, प्रॉब्लम ये है कि पसंद नहीं आती लोगों को, बैटरी वीक है, जो मैंने सवाल सेना सर से भी पूछा था। तो क्या ऐसे लोग जो सस्ती ईवी के चक्कर में छोड़ दें ऑप्शन, कन्वेंशनल व्हीकल की तरफ जाएं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई विल नॉट लाइक टू कॉन्ट्रडिक्ट जो अभी कहा गया है। बाकी ये है, जो सस्ती मॉडल है एक ही गाड़ी का, उसके अंदर भी मैकेनिज्म वही है, वही बैटरी है, वही उसका मोटर है, एवरीथिंग इज द सेम, एक्सेप्ट दैट उसके अंदर कुछ एसेसरीज कम होती हैं और वो उसकी कीमत आप नहीं दे रहे हो। सो ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई सब स्टैंडर्ड या क्वालिटी कम वाली सेकंड्स वाली आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा हो, तो ऐसी चीज नहीं है। बाकी हाँ, ये जरूर है, जैसे उन्होंने बताया सिन्हा साहब ने भी, कि हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक पॉपुलैरिटी नहीं होती अमंग्स द कंज्यूमर्स, और साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विद फैमिली एट ऑकवर्ड टाइम्स, जिस वक्त आपने रात का टाइम है या कोई और ऐसी सेंसिटिव जगह पे आप जा रहे हैं, तो यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि जी ये गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, बच्चों को लेके जा रहा हूँ, मैं अपने घर पहुंच सकूंगा कि नहीं, क्योंकि वो आप फिर उसका लिए कोई हेल्प नहीं ढूंढ सकते कहीं पे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि टूटू सर ने जो ओपनिंग रिमार्क कहा था ना, हमारे पास नहीं आएगा। जो ओपनिंग रिमार्क था टूटू सर का, उसी से क्लोजिंग करते हैं कि एक आम आदमी अगर कोई कार लेने की सोच रहा है तो पहले अपनी नीड्स को पहचाने, साथ ही साथ अपनी पॉकेट को देखें, नीड्स को देखें और फ्यूचर प्लान्स देखें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कितनी देर तक आप इस कार को अपने पास रखना चाहते हैं। उसके बाद आज के हमारे मेहमानों के रिमार्क्स जरूर सुनिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मेहमानों के एक एक रिमार्क्स आपके लिए एक मुफीद कार तक पहुंचने में जरूर काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टूटू धवन सर, आपने वक्त निकाला। बनवारी सर, थैंक यू सो मच। अभिजीत सिन्हा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।